मित्रों, इतिहास लोक में आपका अभिनंदन है। हम इतिहास दर्शन की बात कर रहे हैं और हमारे सामने प्रश्न यह था कि इतिहास विज्ञान है या नहीं, इतिहास कला है या नहीं, इतिहास विज्ञान और कला दोनों है या नहीं। इस सिलसिले में अपनी यह 8वीं मुलाकात है। वस्तुतः यह इस प्रश्न को लेकर जो बातें हुई हैं अब तक अपनी, उन सारी बातों के उपसंहार की मुलाकात है। हमने देखा कि ये जो प्रश्न है, इतिहास विज्ञान है या कला है या नहीं है, यह प्रश्न पश्चिम के दार्शनिकों और इतिहासकारों द्वारा उठाया हुआ प्रश्न है और दशकों से वे इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने के चक्कर में आपस में उलझे हुए हैं। भारत चूंकि विश्व गुरु है, दुनिया में कहीं भी उठे दर्शन के प्रश्न की उपेक्षा नहीं कर सकता। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भारत ने दिया। असल में जो समस्या है उसकी जड़ तक जाना जरूरी है। पश्चिम के जो दार्शनिक हैं वे विषयों को सतही तौर पर देखते हैं, वे विषयों की गहराई में नहीं जाते और इसीलिए उनके प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। भारत विषयों की गहराई में जाता है, वह प्रश्नों के उत्तर भी देता है और नए प्रश्न खड़े भी करता है। क्योंकि यदि यह क्रम नहीं चलेगा कि प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं और फिर प्रति प्रश्न खड़े किए जाएं, तो फिर हम उस गहराई में नहीं रहेंगे। तो सीधा सा उत्तर है इस प्रश्न का जो दे दिया गया है। फिर भी मैं दोहराना चाहूंगा कि आप विज्ञान को साइंस न समझें। साइंस का जो भौतिकवादी दृष्टिकोण है उससे अलग हटकर, साइंस का भौतिकवादी दृष्टिकोण यूरोप और अमेरिका में, तो साइंस का जो भौतिकवादी दृष्टिकोण है उससे अलग हटकर आप उसे विज्ञान के आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखिए। आपके सामने यह प्रश्न आएगा ही नहीं कि इतिहास विज्ञान है या नहीं, या इतिहास कला है या नहीं। क्योंकि जब आप विज्ञान को विज्ञान समझेंगे तो कला को भी आप आर्ट नहीं समझेंगे, उसे भी आप कला समझेंगे। दर्शन को आप फिलॉसफी नहीं समझेंगे, दर्शन को दर्शन समझ के बात करेंगे। यूरोप वालों को यह समझने की जरूरत थी और उन्होंने समझने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसी कोशिश करने वाले बहुत कम लोग हैं। इसीलिए वे अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं। भारत का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है कि पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है और इसमें जहां कहीं भी कोई समस्या में होगा तो हम उसे संभालेंगे। हमने इतिहास को संभाला है, इस तरह के प्रश्नों के उत्तर दिए। तो मैं जब आपसे आज विज्ञान की बात करूं तो आप ये समझिएगा कि मैं साइंस की बात कर रहा हूं।
जब मैं इतिहास बोलता हूं तो आप समझना कि ये हिस्ट्री की बात कर रहा है, इतिहास की नहीं कर रहा है। और जब मैं कला बोलूं तो आप समझना कि ये आर्ट की बात कर रहा है, क्योंकि मैं यह जो विषय है इसे यूरोपीय अवधारणा के अनुसार चर्चा करके समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि यह प्रश्न उन्हीं का है। और बीच बीच में अपना जो भारतीय संस्कार है उस संस्कार को समाविष्ट करूंगा इस विचारधारा में, जहां मैं कह दूंगा कि भाई यहां आप विज्ञान को विज्ञान ही समझिए, आप इसको साइंस मत समझिए, या आप कला को कला समझिए, इसको आर्ट्स या आर्ट मत समझिए। खैर, तो मैं कुछ बरस पहले की बात है, मैं ये देख रहा था कि अपन इस विषय के संदर्भ में कि ये इतिहास विज्ञान है या नहीं है, कला है या नहीं है, कहीं पश्चिम के विचारकों में से किसी महत्वपूर्ण विचार को छोड़ तो नहीं गए हैं, या मुझसे कहीं छूट तो नहीं गया है, या कुछ मुझे लगा कि कुछ रह गया है। समाधान वहीं से आना चाहिए था, पश्चिम से, उसका संकेत तो आना ही चाहिए था। हमने तो खैर दिया ही है, भारतवासियों ने बहुत पहले से दे रखा है। हमने तो यह कह रखा है, साफ कह रखा है कि हर विषय, हर अनुशासन अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन वह दूसरे अनुशासनों पर, दूसरे विषयों पर निर्भर करते हुए स्वतंत्र होता है। इतिहास के क्षेत्र में शोध करने वाला कोई व्यक्ति यदि भूगोल विषय में शोध करने वाले व्यक्ति के पास जाता है, उसकी सहायता लेता है और वापस इतिहास में लौट आता है, तो इतिहास की स्वतंत्रता भंग नहीं होती है। यदि वो किसी वनस्पति शास्त्री के पास जाता है, यदि वह किसी रसायन शास्त्री के पास जाता है और वहां से अपनी समस्याओं के समाधान करके वापस इतिहास के जगत में लौट आता है, तो इतिहास का जगत इससे दूषित नहीं होता है, उसकी समृद्धि बढ़ती ही है। ज्ञान की सभी शाखाएं एक दूसरे से संपृक्त हैं, ज्ञान की सभी उपशाखाएं एक दूसरे से संपृक्त हैं। यह विभाजन तो हम अध्ययन की सुविधा के लिए करते हैं। अब आप देखिए, एक बड़ी व्यावहारिक बात है। मैं अनेक महाविद्यालयों में जाता हूं। विश्वविद्यालयों की बात तो अलग है, वहां का थोड़ा ढांचा अलग तरह का होता है। इमारत के ढांचे की बात कर रहा हूं, बड़ा होता है। महाविद्यालयों में ये देखा है मैंने कि रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी शास्त्र, गणित, इन सारे विषयों की कक्षाएं एक ही मंजिल पे लगती है या एक ही विंग में लगती है। इनके डिपार्टमेंट्स, इनके लेबोरेटरीज सब एक ही दिशा में एक साथ देखने को मिलते हैं। मैंने अब तक किसी रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला के पास इतिहास विभाग नहीं देखा या हिंदी विभाग नहीं देखा। कहना यह चाहता हूं कि हम एक इस तरह की मानसिकता में जी रहे हैं कि ये विषय तो विज्ञान के विषय हैं, इनको एक साथ कर दिया जाए, और किसी दूसरी विंग में इतिहास, राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इन विषयों के डिपार्टमेंट्स हैं वो एक लाइन में बना दिए जाएं, एक साथ बना दिए जाएं, एक साइड में बना दिया जाए। क्यों भाई? आपको केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री का डिपार्टमेंट बना देने में, उसके पास बना देने में क्या दिक्कत है? लेकिन सोचने का ढंग ही वैसा बन गया है, और यही समस्या है। ये समस्या हमें
यूरोप और अमेरिका ने दी है, और ये अंग्रेजों के समय आई हुई समस्या है जिसको हम ढोते जा रहे हैं। जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें मैं देख रहा हूं कि यह तो छूट मिल रही है कि एक रसायन शास्त्र पढ़ने वाला विद्यार्थी इतिहास भी पढ़ सकेगा। बहुत अच्छी बात है यदि ऐसा होगा। तो मित्रों, मैं ये देख रहा था कि भाई इसमें पश्चिम का कोई ऐसा विचारक मिल जाए जो जो ये विज्ञान, कला और इतिहास की जो समस्या है, इस समस्या का कोई व्यावहारिक समाधान देता हो। एक पुस्तक मेरे सामने आई, कई साल पहले की बात है। तो मैंने उस पुस्तक को गंभीरता से नहीं लिया। नाम तो सुन रखा था, पश्चिम में उस पुस्तक की लोकप्रियता भी है, और उस पुस्तक के लेखक को और उसके विवरण को बहुत सारी जगह उद्धृत भी किया हुआ मैंने पढ़ा। लेकिन उस पुस्तक को फिर सोचा कि देखना चाहिए। तो जब उस पुस्तक को देखा तो मुझे लगा कि कुछ बातें ऐसी हैं कुछ लेखों में जिन पर सहमति बन सकती है, और खास तौर से इस विषय को लेकर इतिहास विज्ञान है या नहीं, कला है या नहीं, या दूसरे अनुशासनों से इतिहास का संबंध क्या है। तो पुस्तक का नाम है नेचर ऑफ हिस्ट्री, और यह लिखी है ब्रिटेन के दार्शनिक ऑर्थर मार्विक ने। और इसमें जो ऑर्थर मार्विक का लेख है कि इतिहास को, या यूं समझिए हिस्ट्री को, साइंस या सोशल साइंस में से कहां रखना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए इसका। तो जब इसको देखा, पुस्तक को, इस लेख को जब मैंने शुरू किया पढ़ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं ऑर्थर मार्विक महोदय की जो टिप्पणियां हैं उनके आलोक में, उनके प्रकाश में मैं इस विषय का उपसंहार करना चाहूंगा। तो इन्होंने अपने लेख के प्रारंभ में ही लिखा है पहले तो कि भाई ब्यूरी ने जो प्रश्न खड़ा किया था कि इतिहास के अध्ययन में वैज्ञानिकता किस तरह से आए, और क्या इसे विज्ञान के सहारे की जरूरत है। मैंने कहा था कि ब्यूरी ने कहा कि इतिहास अपने आप में एक परिपूर्ण चित्र है। वे ये कहना चाहते थे कि इस चित्र को दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ये अभिव्यक्त होता है। इतिहास एक रत्न है, ऐसा रत्न जिसके बारे में लोगों को पता चले, इसके लिए उसे किसी आभूषण में जड़ने की जरूरत नहीं। तो आर्थर मार्विक महोदय कहते हैं कि ब्यूरी के शिष्यों में ही मतभेद पैदा हो गए कि ब्यूरी महोदय किस पद्धति से इतिहास को वैज्ञानिक बनाना चाहते थे, और यदि वैज्ञानिक बनाना चाहते थे तो फिर उन्होंने यह क्यों कहा कि यह अपने आप में परिपूर्ण है। ये अलग तरह के प्रश्न हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मैं तो आपको वह एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं जिसने मुझे प्रभावित किया, और भारतीय दृष्टिकोण से मिलता जुलता दृष्टिकोण मुझे वहां मिला। मार्विक महोदय ने अपने लेख में 50 के दशक के बीबीसी के एक कार्यक्रम का जिक्र किया है। 50 का दशक विगत शताब्दी का। उन्होंने कहा कि बीबीसी पर एक कार्यक्रम आता था, द ब्रेन्स ट्रस्ट, और उस कार्यक्रम में एक फिलोसोफर थे, CEM जोर्ड,
तो जॉर्ज महोदय विषयों को बड़े रोचक तरीके से रखते थे। तो जब जॉर्ज महोदय के सामने यह प्रश्न आया कि इतिहास विज्ञान है या नहीं, तो उनका जो उत्तर था प्रभावित करने वाला था। उनका उत्तर था कि इतिहास विज्ञान है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप विज्ञान को क्या समझते हैं। तो बात वही हो गई कि यदि विज्ञान को आप भारतीय दृष्टिकोण से देखकर, मैं कह रहा हूं ये बात, आध्यात्मिक स्वरूप में ढालकर देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि विज्ञान और इतिहास में ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन जॉर्ज महोदय की बात अधूरी लगी मुझे। जॉर्ज महोदय ने कहा कि इतिहास विज्ञान है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप विज्ञान को किस दृष्टि से देखते हैं। मैं ये कहता हूं कि इतिहास विज्ञान है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इतिहास और विज्ञान दोनों को किस दृष्टि से देखते हैं। ये एकांगी दृष्टिकोण नहीं चलेगा कि विज्ञान को क्या समझते हैं। इतिहास को आप किस दृष्टि से देखते हैं, विज्ञान को आप किस दृष्टि से देखते हैं, इस आधार पर कोई बीच का रास्ता निकल कर आएगा। और जब हम इसके साथ कला जोड़ देते हैं तो हमें यह कहना पड़ेगा कि आप इतिहास को किस दृष्टि से देखते हैं, विज्ञान को किस दृष्टि से देखते हैं और कला को किस दृष्टि से देखते हैं। इस आधार पर आप इन तीनों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं और संबंध अच्छा ही स्थापित होगा। जैसे ये कहा जाता है कि इतिहासकार तो एक वैज्ञानिक का क्या मुकाबला करेगा। वैज्ञानिक तो प्रयोगशाला में काम करता है, फिर निष्कर्ष निकालता है और भविष्य के लिए काम करता है, भविष्य के लिए अपने नतीजे देता है। और इतिहासकार तो पुस्तकालय में बैठा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट लेबोरेटरी में बैठकर काम करता है, तो इतिहासकार भी अतीत की ओर लौटता हुआ तथ्यों के बीच रहता है, तथ्यों के मध्य काम करता है। वो किसी ऐतिहासिक स्थल पर धूप में, बरसात में, ठंड में रात दिन काम करता है और अपने नतीजे देता है। उसके नतीजे भी भविष्य के लिए होते हैं। इतिहासकार जो लोग अतीत में हो चुके, उनको समझाने के लिए इतिहास की रचना नहीं करता है, इतिहास लेखन नहीं करता है, भविष्य के लोगों के लिए करता है। तो क्या है कि इस चीज को तो नहीं मानेंगे अपन। फिर एक बात और आई कि साहब, जो फिर इतिहास वाले कहने लग गए कि जब वैज्ञानिक लेबोरेटरी में बैठ के काम करता है, पुस्तकालय, इतिहासकार पुस्तकालय में बैठकर काम करता है, इतिहासकार किसी म्यूजियम में बैठकर काम करता है, इतिहासकार किसी अभिलेखागार में बैठकर काम करता है, इतिहासकार इतिहास की साइट्स पे जाता है, वहां काम करता है। और वो विज्ञान वालों से कहते हैं, हमारे इतिहास के कुछ लोग, कि आप भविष्य के लिए कुछ खोज करते हो, अन्वेषण करते हो, शोध करते हो, आविष्कार करते हो, तो भविष्य में तो भविष्य के लिए काम कर रहे हो, तो उसका मूल्यांकन भविष्य में हो जाएगा, भविष्य में होगा। हम तो अतीत के विषयों पर काम करते हैं जिनका मूल्यांकन आज होता है। और एक और बात कहते हैं इतिहास के साथी कि साहब, तथ्यों को देखकर, उनका अध्ययन करके
इतिहासकार को इंट्यूशन होता है, इंट्यूशन, इंट्यूशन, हाँ, उसको बोध होता है, उसको लगता है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। और विज्ञान वालों को इंट्यूशन नहीं होता, क्योंकि विज्ञान वाले अतीत से जुड़े नहीं होते। ये बात सही नहीं है। जब एक इतिहासकार किसी ऐतिहासिक स्थल पर काम कर रहा होता है तो उसके साथ वैज्ञानिक भी होते हैं। वह खुद ही एक वैज्ञानिक है, वैसे तो वैज्ञानिक भी होंगे। वो वहां जो चीजें मिलेंगी उन चीजों का समय निकालेंगे, चाहे वह कार्बन डेटिंग पद्धति हो या उसके आगे आने वाली और पद्धतियां हो। जो सारे घटनाक्रम को रिकॉर्ड करता है उसको क्या कहेंगे? वह भी तो एक पद्धति से ही करता है ना। या वहां हमें मान लीजिए कि कोई गुफा मिली और उस गुफा में चित्र बने हुए मिले, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इन चित्रों का मंतव्य क्या है। तो क्या हम एक चित्रकार को बुलाकर नहीं लाएंगे? एक से ज्यादा चित्रकारों को नहीं बुला कर लाएंगे? नहीं दिखाएंगे कि साहब ये चित्रकला का कौन सा रूप है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है? कहाँ अलग है? जुड़े हुए हैं आपस में। तो हम अतीत की ओर लौटते हैं इतिहास वाले, और ये कहते हैं कि हमें तो बोध होता है, सहज बोध होता है हमको, और हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब यह है। विज्ञान वालों को नहीं होता। यह गलत बात है। एक वैज्ञानिक जब प्रयोग करता है तो ऐसे करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए, यह निर्णय कैसे करता है? किस दिशा में जाना चाहिए, यह निर्णय कैसे करता है? पहले लोग क्या कर चुके, क्या यह देखना अतीत की ओर लौटना नहीं है? पहले मेरे जो पूर्वज वैज्ञानिक हैं वे क्या कर गए और मुझे किधर जाना चाहिए, और जब वह किसी निर्णय के क्षण पर पहुंचता है तो उसका इंट्यूशन ही उसके काम आता है। जो इंसान होगा उसमें तो बोध होगा, चाहे वह वैज्ञानिक हो, चाहे वह इतिहासकार हो, चाहे वह कलाकार। तो हम इस चीज को मान नहीं सकते। यह रचनात्मकता सभी में होती है। जो इंसान होगा, जो कलाकार होगा, इतिहासकार होगा, वैज्ञानिक होगा, वह रचनात्मक दृष्टिकोण नहीं रखेगा। उसका नजरिया यदि रचनात्मक नहीं है, सकारात्मक नहीं है, तो नतीजे अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए चाहे वह भौतिक विज्ञान हो, चाहे वह रसायन विज्ञान हो, चाहे वह जीव विज्ञान, अतीत की बदली हुई छवि ही वर्तमान में दिखाई देती है, और भविष्य में भी वह किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त होगी। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। आप नहीं कह सकते, जब विज्ञान वाले ये कहते हैं सही नहीं, हम तो भविष्य के बारे में बताते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं। हम ये बताते हैं कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण इस तिथि को होगा तो होगा, लेकिन मुझे आप ये बताइए, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोग ये कहते हैं कि कल ओले पड़ेंगे, कल बहुत तेज बारिश होगी, सब लोग अपना अपना बचाव रखें, बादल फट सकता है। और जब कल आता है तो कुछ नहीं होता। तो यह आपकी जो भविष्यवाणी है, बादल फटेगा, मैंने कहा ना फट सकता है, नहीं, बादल फटेगा, सावधान रहिएगा, भविष्यवाणी होगी। क्या पूरी हुई? कुदरत के जो नियम हैं, उन नियमों के बारे में यह दावा कैसे किया जा सकता है कि हमने इस नियम को सही खोज लिया? ऐसा नहीं हो सकता। भाई ऋग्वेद की तरफ जाके देखो ना, ऋत नियम को देखो ना। ऋग्वेद कहता है कि ये कुदरत, ये सृष्टि ऋत नियम से चलती है। प्रकृति के अपने नियम हैं और वे नियम निश्चित हैं। अब
मानव वहां तक नहीं पहुंच पाता है, और पहुंच पाता है तो सारे नियमों की खोज वो नहीं कर सकता। ये दावा नहीं करना चाहिए विज्ञान वालों को। तो जो उदार वैज्ञानिक हैं, जो समझ रखते हैं चीजों की, वे नहीं करते हैं। कुदरत के नियमों को आप पूरा नहीं खोज सकते, और पूरा खोज लेंगे उसके बाद में फिर बचेगा क्या? ऐसा हो नहीं सकता। तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा ठीक है, हम ये मानते हैं कि इतिहासकार का यह कर्तव्य है कि वह अपने लेखन में एक सीमा से आगे नहीं बढ़े, इतिहास के अनुशासन में रहे। अब ब्यूरी महोदय ने या दूसरे लोगों ने, मैंने बहुत चर्चा की है पहले, ये कह दिया कि साहब आप अलंकार लगा लगा के, सजा सजा के अपनी बातों को प्रस्तुत करेंगे तो तथ्य छिप जाएगा। एक सीमा तक सही है। वो मैकाले ने कहा कि मैं ऐसी इतिहास की किताब लिखना चाहता हूं जिसको कोई नवयुवती अपने हाथ में अपने हाथ में रखा हुआ कोई रोचक उपन्यास छोड़कर पढ़े। किसी रोचक उपन्यास को वह पढ़ रही हो तो उसको छोड़ दे और मेरी इतिहास की किताब पढ़े। मैं तो अपनी किताब को इतना रोचक बनाना चाहता हूं, इतिहास की किताब को। यह भी अतिशयोक्ति है। नहीं, इतिहास में तथ्यों को उद्घाटित कीजिए, लेकिन आपकी कल्पना है, उस कल्पना की जो उड़ान है वह नियंत्रण में होनी चाहिए। नहीं तो आप कलाकार हो जाएंगे। एक कलाकार ही होता है जिसकी उड़ान असीमित होती है, लेकिन उसको भी स्वीकार करते नहीं हैं लोग। एक पायलट का चित्र बनाना है एक चित्रकार को, आप कल्पना कीजिए, वह पायलट अपनी सरकार के आदेश पर किसी दूसरे देश के किसी शहर पर बम गिराने जा रहा है। एक देशभक्त कलाकार को पूरी छूट है कि वह उस पायलट का चेहरा कैसा दिखाए। वह उस पायलट को हंसते हुए दिखा सकता है, प्रसन्न होते हुए कि मैं विनाश कर रहा हूं शत्रु का। लेकिन इस चित्र को स्वीकार कहां किया जाएगा? सिर्फ उसके देश में। उसके देश के बाहर उस चित्र का सम्मान नहीं होगा। कलाकार को अपनी कल्पना के घोड़ों को नियंत्रण में रखना चाहिए। उसे ज्यादा नहीं तो कुछ लकीरें तो उसके चेहरे पर ऐसी बनानी चाहिए जो दुख प्रकट करती हो, जो अवसाद प्रकट करती हो। तो सीमा तो कलाकार की भी होती है। एक कलाकार यह तो लिख सकता है कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कहा, मैं इस उदाहरण को बताता ही रहता हूं कि मैं तुझे आसमान के तारे तोड़कर ला दूंगा। और एक दिन वह उसके लिए आसमान के तारे तोड़कर ले आया। अब किसी साहित्यकार ने अपने उपन्यास में यह बात लिखी है तो उसके कितने ही निहितार्थ हो सकते हैं। कोई संवाद पहले दोनों के बीच में रहा हो और आसमान के तारे तोड़ने को किसी और चीज से जोड़ दिया गया हो तो वह संदर्भ नहीं आएगा, तो हम तो एक पंक्ति पढ़ेंगे ना। लेकिन एक इतिहासकार यह लिखता है कि एक उच्च कुल की रानी का एक निम्न कुल के सेनापति से प्रेम हो गया। बाद में उस सेनापति ने एक नए वंश की स्थापना की, वंश राज्य की स्थापना की। और रानी ने कहा कि मुझे आसमान के तारे तोड़कर लाकर दो। तो राजा ने, उस निम्न कुल के व्यक्ति ने जो बाद में राजा बना, एक उड़ान भरी अपने घोड़े से आसमान में और वहां से वह तारे तोड़ लाया और लाके रानी के दामन में डाल दिए कि ये लो रानी जी, ये तारे।
भले ही वह कोई तथ्य दे दे, उसमें इतिहासकार नहीं मानेगा। वहां वह व्यक्ति इतिहासकार नहीं है, वहां वह साहित्यकार हो गया, कलाकार हो गया। तथ्य रखने पड़ेंगे कि हाँ, एक निम्न कुल के व्यक्ति का उच्च कुल की रानी से प्रेम हो गया और बाद में उसने एक राज्य की स्थापना की, उसमें रानी ने उसका सहयोग किया, यह तो हो सकता है। तो अपने अपने घोड़ों को नियंत्रण में रखें सभी, इतिहासकार हो, कलाकार हो, वैज्ञानिक हो। तो अनुशासनों के बीच का संबंध ऐसा हो सकता है कि उस संबंध के आधार पर हम मानवता की और सेवा कर सकें। अब होने को तो यह भी हुआ कि इतिहासकार भविष्यवाणी कर नहीं सकता। कार ने तो अपनी किताब व्हाट इज हिस्ट्री में रोमानिया की क्रांति का नाम लेके बात कही है कि रोमानिया की क्रांति के बारे में इतिहासकार भविष्यवाणी कर सकता है या नहीं कर सकता है। भाई वैज्ञानिक भी पीछे के जो अनुभव हैं उनके आधार पर ही तो नई खोज करता है और वो भविष्य का मार्ग बताता है। तो इतिहासकार भी तो पीछे के अनुभवों के आधार पर हमें बता सकता है कि आगे ये होगा। और दोनों ही अपने दावे पे खरे उतरेंगे जरूरी नहीं है। अब कोविड-19 चल रहा है, एक वैज्ञानिक ये कह दे कि मैंने ऐसा वैक्सीन बना लिया है, टेस्ट कर लिया है और इस वैक्सीन से अब किसी को भी कोरोना नहीं होगा, कोरोना पॉजिटिव नहीं बनेगा। क्या गारंटी है उसके बाद भी बन गए तो? और क्या पता कोरोना का यही रूप रहेगा या मनुष्य की प्रतिरोध क्षमता यही रहेगी? भविष्य के लिए इतना आश्वस्त होकर कहना ये एक वैज्ञानिक की चूक भी हो सकती है। जैसे प्राकृतिक नियमों की व्याख्या वह पूरे दावे के साथ नहीं कर सकता, वैसे यह नहीं कर सकता। न्यूटन के सिद्धांत का क्या हुआ जब आइंस्टीन का सिद्धांत आया, सापेक्षता का सिद्धांत? आप बताइए। और न्यूटन ने ठीक है अपनी बात कही, लंबे समय तक वह बात लोगों ने सुनी, मानी, लेकिन फिर खारिज हो गई। तो ऐसा होता है। इतिहासकार भी क्या होता है, अब कोविड-19 के संदर्भ में इतिहासकारों का एक वर्ग यह अध्ययन करता है कि आज से 100 साल पहले भी इसी तरह की एक महामारी आई थी और लोग इतने समझदार नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्वारंटीन होने का महत्व नहीं समझा, आइसोलेशन का महत्व नहीं समझा। इसके कारण करोड़ों लोग, 5 करोड़ लोगों के मरने की बात सुनते हैं, 5 करोड़, 3 करोड़, 2, जो भी संख्या है, इतने लोग मरे। लेकिन अब लोगों ने क्वारंटीन का महत्व समझ लिया है, इसलिए महामारी का वह भीषण रूप नहीं होगा। क्या यह इतिहासकार की एक भविष्यवाणी नहीं है? और वह इसमें इतिहासकार भी झूठा हो सकता है। तो एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता हम लोगों को होती है। जब एक वैज्ञानिक भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर सकता है, प्रेडिक्शन कर सकता है, तो ये जो मार्विक महोदय हैं, इन्होंने अपनी किताब में एक शब्द लिखा है, रेट्रोडिक्शन। रेट्रोडिक्शन का मतलब क्या हो गया? रेट्रोस्पेक्शन प्लस प्रेडिक्शन, यानी अतीत की भविष्यवाणी। संभव है क्या? लेकिन भाई अतीत में क्या हुआ ये पता नहीं है ना। भाई इतिहासकार और एक वैज्ञानिक में यह समानता भी तो है कि एक ये कह रहा है कि मैं आपको वो बता रहा हूं जो भविष्य में होगा और पता नहीं है आपको कि ऐसा हो सकता है क्या, और एक ये कह रहा है कि पता नहीं है आपको ऐसा हुआ था। तो दोनों का जो हमला है, दोनों का जो लक्ष्य है, दोनों का जो टारगेट है वह अज्ञात ही तो है। तो अज्ञात की खोज में तो लगे हुए हैं दोनों। तो यहाँ कितनी बड़ी समानता है दोनों के बीच में। तो एक आगे की भविष्यवाणी कर रहा है तो एक पीछे में कभी भविष्यवाणी हो नहीं सकती। लेकिन ये जो टर्म दिए ना,
उन्होंने रिट्रोडक्शन के प्रेडिक्शन, रिट्रोडक्शन प्लस प्रेडिक्शन बराबर अतीत के बारे में भविष्य, मतलब हम अतीत को उघाड़ रहे हैं और एक भविष्य के बारे में बता रहा है कि देखना जब नया सूरज उगेगा तो यह मिलेगा, आप ये देखना। तो ये कितनी बड़ी समानता है। इसलिए ये दोनों में टकराव की बात मैं नहीं मानता। और यही कला की स्थिति है। एक उपन्यासकार एक अपने उपन्यास में कल्पना करता है कि इस तरह की एक महामारी होगी और वह इस शहर से उठेगी और दुनिया में तबाही मचा देगी। एक उपन्यास की बात चल रही है, वह विषयांतर हो जाएगा। तो क्या हम ये मानेंगे कि उसको कुछ पहले पता चल गया था? जो जिस उपन्यास की चर्चा हो रही है, जिसकी लोगों ने वो संदर्भ निकाल के और व्हाट्सएप करना शुरू कर दिया, देखो साहब ये भविष्यवाणी कर दी, वो किस संदर्भ में कह रहा है? आप एक पन्ने को पढ़ के नहीं कह सकते। उस उपन्यास को जो पीछे से आगे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो संदर्भ दूसरा है। अब ये तो फिर वैज्ञानिक हो गया, वह उपन्यासकार तो फिर हो सकता है क्या? पहले यह हुआ था, एक कह रहा है और दूसरा कह देगा थोड़े साल बाद में कि साहब ऐसा नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था। तो अज्ञात पर हमले हैं, अज्ञात की खोज है, अज्ञात की तलाश है। कलाकार, साहित्यकार, साहित्यकार भी कलाकार ही होता है, कलाकार, वैज्ञानिक, इतिहासकार, सब उसी दिशा में आगे चलने वाले लोग हैं। और बात वहीं आकर ठहरती है कि आखिर आप किसी विषय को समझते क्या है, उसी से चीजें तय होती हैं। तो विज्ञान को कोई एक व्यवस्थित, संगठित, सूत्रबद्ध ज्ञान समझता है तो इतिहास को अतीत की खोज कह देता है। व्यवस्थित रूप में, सूत्रबद्ध रूप में, संगठित रूप में, तो अंतर कहाँ रहा? और इन सारे विषयों के साथ भारतीय आध्यात्मिकता को जोड़ दिया जाए। भारत यह कहता है कि मस्तिष्क से पढ़ो लेकिन हृदय को उससे अलग मत करो। और हृदय अलग होता भी नहीं है, हम मानते नहीं है ना। हम वैज्ञानिक को तो एक क्रूर व्यक्ति मानते हैं कि उसे बम बनाना है तो वो बनाएगा। नहीं, वह भी इंसान है, उसके सीने में भी दिल धड़कता है। किन मजबूरियों में बना रहा है वह, उस किसी वैज्ञानिक ने किस मजबूरी में बम बनाया और वो तो बना चुका, मर भी गया। वह इतिहासकार का काम है उसकी मनोदशा की पहचान करना। तो सारे विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये विभाजन की रेखाएं नहीं खींचनी चाहिए।